हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, जो कि सुल्तान था कहाँ का, दिल्ली का। तो आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो रिलेट करेगा बीबीएमकेयू और वीबीयू के बच्चों के लिए, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है। उनका एक टॉपिक है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट पॉलिसीज थे और उनकी जो रेवेन्यू पॉलिसी उन्होंने करी थी, उनके बारे में आज पूरा डिस्कशन रहेगा। यानी कि आज का जो सेशन रहेगा वो इन्हीं के बारे में रहेगा, इनके पॉलिसीज़ के बारे में रहेगा और उनका रेवेन्यू सिस्टम के बारे में रहेगा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर तौर पे मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो आप लोग तो इस चेहरे से वाकिफ़ ही होंगे, इनको कौन नहीं जानता, बहुत फेमस अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, मैंने रणवीर सिंह का रखा है फ़ोटो, ताकि आप लोग जल्दी से रिलेट कर पाए, क्योंकि करंट टॉपिक है। तो सबको अलाउद्दीन का जो खिलजी का जो असली पिक्चर है वो तो याद नहीं, लेकिन हाँ, रणवीर सिंह का पद्मावती का पिक्चर सबको याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी पॉलिसीज पे जंप करेंगे। तो द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारत में जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था उसको जो इंट्रोड्यूस करा था वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अट्रैक्ट द और इनकी जो पॉलिसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्रियंस को ही नहीं बल्कि फॉरेन हिस्ट्रियंस को भी अट्रैक्ट करी। सी, द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन इन मेडिवल इंडिया वाज अ ग्रेट स्टेप and a unique one which attract the attention not only Indian but foreign historians also. Alauddin Khilji was forced with the complex task of maintaining resources for a huge standing army। चूँकि हम लोग अलाउद्दीन के पॉलिसीज से बहुत वाकिफ़ हैं और हम लोग जानते हैं कि वो फ्रिक्वेंट वॉर करते थे, यानी कि उनका जो वॉर था वो कंटिन्यूसली था। तो जिसके कारण उनका जो रिक्वायरमेंट था आर्मी का वो उनके पास बहुत ह्यूज था, और उनको स्टेबल करने के लिए, उनको सैलरी वगैरह देने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। साथ ही ऑन द अदर हैंड सिचुएशन वाज मोर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड कॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट वॉर्स टुक प्लेस कंबाइंड विद द मंगोल इन्वाजन्स। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि उनका जो दूसरा था वो सिचुएशन ये था कि वो कंटिन्यूसली उनका जो वॉर था वो चल रहा था मंगोल इन्वाजन में, यानी कि मंगोलियंस के साथ। अलाउद्दीन देयरफॉर हैड टू अल्टरनेटिव्स। उनके पास अब सिर्फ दो अल्टरनेटिव बचे थे। देख लेते हैं वो क्या क्या है। वो पहला था कि इधर टू पे हाई सैलरीज टू द सोल्जर्स, या तो वो आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको हाई सैलरी दे दे। साथ ही दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि टू पे लो सैलरी, कि वो जो आर्मीज के सोल्जर्स हैं उनको लो सैलरी दे। साथ ही क्या करे, रिड्यूस द मार्केट प्राइस, यानी कि गुड्स और कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं उनको कर्टेल करे, उनको रिड्यूस कर दे। तो द फर्स्ट अल्टरनेटिव वॉज इम्पॉसिबल वाकई, इधर टू पे द हाई सैलरीज टू द सोल्जर्स विच मीन्स यू बिकम बैंकक्रप्ट ना। अगर आप किसी को उनके कैपेबिलिटी से ज़्यादा पे कर रहे हो सिर्फ रखने के लिए, तो आप तो बैंकक्रप्ट हो जाओगे। आखिरकार आप कितना ही पे करोगे। तो the first alternative was impossible cause if Alauddin started paying high salaries to the huge army, he would soon become bankrupt. बट इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू सेटिस्फाई द आर्मी। लेकिन इसके साथ ही आर्मी को सेटिस्फाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो जो फाइट कर रहा था, जो वॉर चल रहा था, वो सोल्जर्स के थ्रू ही कर रहा था ना। तो भाई उनके लिए भी नेसेसरी था। तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ इम्पीरियल एक्सपांशन ऑफ अलाउद्दीन, भाई उनका जो एक्सपांशन का जो ड्रीम था, इतना इम्पीरियल जो ड्रीम था कि भाई इंडिया को पूरा एक्सटेंड करके जितना भी उसके हैं उसको इन्वाजन करना है, मंगोल को आने नहीं देना है, ऐसा करके उनका था। तो भाई इसको कैसे करें जब सोल्जर्स को हाई सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। सो अलाउद्दीन वेंट फॉर द सेकंड ऑप्शन, जहाँ पर वो कटेल करेंगे, उनकी लो सैलरी पे करेंगे और रिड्यूस करेंगे क्या, मार्केट प्राइस को।
For the second options of the price control and market regulations which would ensure the soldiers maintenance at low cost. उसे क्या होगा कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर प्राइस कम हो जाएंगे कमोडिटीज़ के, फॉर एग्जांपल अगर वीट का प्राइस कम होता है विच मीन्स हम एक साथ बहुत कुछ खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे उन आर्मीज वालों के लिए तो हमें लो कॉस्ट पड़ेगा। जैसे कि 1 kg वीट का दाम अगर मुझे 2 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल इतना मिलता है तो हम इसको खरीदेंगे क्योंकि लो कॉस्ट है, और ताकि मेरा जो सोल्जर है उसका भरण पोषण मैं कर सकूं। तो स्ट्रैटेजी वाज रियली वेरी गुड, दैट वाई इनका जो ये पॉलिसी था ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था मेडिवल टाइम में। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब धीरे धीरे उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स ये पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इतने फेमस उनकी मार्केट पॉलिसीज थी ही क्यों। द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स बाय अलाउद्दीन खिलजी, राइट। द बेसिक प्रिंसिपल विच अलाउद्दीन सेट फॉर हिज मार्केट पॉलिसी वेयर डिवीजन ऑफ मार्केट, मार्केट को डिवाइड करना, प्राइस को कंट्रोल करना, एंड सेटअप मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर रेगुलेशन। मार्केट को एडमिनिस्ट्रेट करे और किसके साथ, प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ। डिस्कसिंग जनरल मार्केट इन तारीख फिरोज शाही, बर्नी सेज, जो बर्नी है वो डिस्कस कर रहे हैं तारीख फिरोज शाही में अलाउद्दीन के बारे में कि अलाउद्दीन स्पेंट डे एंड नाइट टू सेटअप द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। सी वो बंदा दिन भर रात दिन वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर पूरा लुक आफ्टर किया, छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि इवन ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक निडल्स, स्लीपर्स, शूज़ एक्सेट्रा, यानी कि इनको भी नहीं छोड़ा, इनके प्राइसेस के को भी उन्होंने कंट्रोल करा। साथ ही डॉक्टर निज़ामी बोलते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया अलाउद्दीन की जो पॉलिसीज थी कि अलाउद्दीन केम वेरी नियर टू मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल। जो कार्ल मार्क्स थे उनके जो प्रिंसिपल्स थे तकरीबन उनके करीब आ चुके थे अलाउद्दीन की पॉलिसीज। कैसे? that Marxist principle that prices depends upon the social necessary labor and labor time। मार्क्स ने बोला था कि जो कॉस्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के वो किसके बराबर हो जाते हैं, वो लेबर के और लेबर के टाइम के बराबर हो जाते हैं। बट मार्क्स वॉज डीलिंग विथ अ फ्री मार्केट, लेकिन जो मार्क्स का जो प्रिंसिपल था वो फ्री मार्केट में डील होता था, which had grown up as a result of capitalism। जो बाद में कैसे ग्रोन हुआ, कैपिटलिज्म के तौर पे, इंडस्ट्रियल कंपटीशन एक्सेट्रा। Whereas Alauddin had to impose the calculated price according to the production cost in medieval society। लेकिन जो अलाउद्दीन की जो पॉलिसीज थी वो थी कि वो मतलब उनके प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही, ताकि प्राइस को रिड्यूस किया जा सके। और जब प्राइसेस आप रिड्यूस करोगे तो जैसे कि मैंने बोला कि वो मार्केट किया जाएगा। However, after fixing the prices of the grain, which was not an easy task, though, Alauddin fixed the price of other things, taking in account the profit for the merchants and wages of artisans and laborers। One more time, क्या बोला अलाउद्दीन ने? अलाउद्दीन ने फिक्स करा था प्राइसेस ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि टेकिंग इन अकाउंट द प्रॉफिट, वो किनके प्रॉफिट को ध्यान रखा, मर्चेंट्स के, एंड द वेजेस ऑफ आर्टिशियंस, जो आर्टिशियंस थे उनके वेजेस को, और लेबर्स को, इनको भी ध्यान में रखा। अलाउद्दीन डिड नथिंग टू कंट्रोल द हिंदू बैंकर्स, उन्होंने हिंदू बैंकर्स का कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं करा। इनफैक्ट द हिंदू बैंकर्स डेवलप अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सुल्तान ड्यू टू द गारंटीड प्रॉफिट, उनको गारंटीड प्रॉफिट किया था विच वॉज गिवन टू दैम थ्रू हिज मार्केट रेगुलेशन। However, two groups of Hindu merchants, the नायाब कंट्रोलिंग द ग्रेन मार्केट, जो क्या कंट्रोल कर रहे थे, ग्रेन मार्केट को, यानी कि वीट, राइस, ये सब, एंड द मुल्तानीज कंट्रोलिंग द क्लोथ ट्रेड वे ब्रॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल। और जो मुल्तानीज थे वो क्या कंट्रोल कर रहे थे, क्लोथ का व्यापार, और जो किसके अंडर आ रहा था, स्टेट कंट्रोल के अंडर आ रहा था। एज रिगार्ड टू करेंसी एंड वेट, भाई करेंसी और वेट का तो रिगार्ड करेंगे ही, अलाउद्दीन सेट अ कॉमन वेट। भाई कॉमन वेट अगर आप नहीं सेट करते हो तो जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो ये होता है कि अगर इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया का उदाहरण दूं और मैं बोलूं कि राजस्थान के किसी बंदे का शादी केरल की किसी लड़की के साथ फिक्स हुआ, अगर कॉमन वेट नहीं होता, स्टैंडर्ड वेट,
तो फॉर एग्जाम्पल कि दोनों का शादी फिक्स हुआ, केरल के बेटी के पापा राजस्थान के लड़के को कॉल करके पूछते हैं कि आपके कपड़ों का साइज क्या होगा। तो अब चूंकि कॉमन स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या राइज होगा कि इन्होंने बोला कि मुझे 2 मीटर का कपड़ा लगेगा। अब चूंकि कॉमन नहीं है, तो हो सकता है कि केरल में 2 मीटर का कपड़ा लाइक रूमाल, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने क्या करा, कॉमन स्टैंडर्ड वेट करा कि अगर राजस्थान के उस बंदे ने 2 मीटर बोला, तो केरल में वो 2 मीटर का कपड़ा मतलब 2 मीटर ही, जिसमें उसका कपड़ा बन जाए, वो रुमाल ना हो। तो इसीलिए तो उनकी पॉलिसीज इतनी फेमस हुई थी। अलाउद्दीन सेट अ कॉमन वेट सिस्टम विच वॉज फॉलोड बाई एवरी शॉपकीपर। हर एक शॉपकीपर उसको, यानी कि अगर पंजाब में कोई चीज़ का जैसे 2 kg राइस का दाम अगर 50 रुपीज़ है, तो वो WP में भी 2 kg का दाम 50 रुपीज़ ही होगा। कुछ ऐसा कर रखा था उन्होंने। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, मार्केट को डिवाइड करा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो डिवीजन ऑफ मार्केट करे थे। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आफ्टर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, जब वो गुड्स के प्राइस को फिक्स कर दे रहे थे, अलाउद्दीन वेंट फॉर डिवीजन ऑफ मार्केट। उन्होंने मार्केट को तोड़ दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया। ही डिवाइडेड द मार्केट ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज। उन्होंने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में मार्केट जो था उसको डिवाइड किया। तो आइए देखते हैं वो 3 कैटेगरी कौन कौन से थे। पहला, द सेंट्रल ग्रेन मार्केट और मंडी विथ सब्सिडरी कंट्रोल शॉप्स इन एवरी मोहल्लाज ऑफ द सिटी। हर एक सिटी में, मोहल्लाज में उन्होंने सेंट्रल ग्रेन मार्केट और मंडी को सेटअप किया। दूसरा, द शेरे आदिल एन एक्सक्लूसिव मार्केट फॉर क्लोथ्स एंड लग्जरी आइटम्स। उन्होंने एक मार्केट ऐसा लॉन्च किया जो सिर्फ एक्सक्लूसिव था, क्लोथ्स के लिए था, और सिर्फ लग्जरी आइटम्स वहाँ मिलते थे। क्योंकि मार्केट को डिवाइड करा ना, तो लग्जरी आइटम्स का अलग, आपके नेसेसरी गुड्स अलग, आपके जो मतलब मन चाहे पसंदीदा या फिर कंपलसरी गुड्स उसके अलग। इवन कि उन्होंने मार्केट ऑफ स्लेव्स, हॉर्सेस एंड कैटल्स के भी मार्केट बनाए, यानी कि दास का मार्केट, घोड़ों का मार्केट, और कैटल्स वगैरह जैसे कि गोट, काव, बफेलो, इनके भी उन्होंने अलग अलग मार्केट बनाए। तो भाई मंडी और सेंट्रल ग्रेन मार्केट क्या था, क्योंकि डिवीजन ऑफ मार्केट देखना था ना, तो पहला तो उनका ये था। तो उनका क्या था इसमें, टू रन द सेंट्रल ग्रेन मार्केट कॉमनली नोन एज मंडी, अलाउद्दीन सेटअप सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो आप कुछ सेटअप नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो कि कोई आपको फॉलो करेगा। तो इन्होंने क्या करा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करे। उन्होंने क्या करा कि द प्राइस ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी, द फर्स्ट रेगुलेशन और जबीता, द प्राइस पर मंथ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट वॉज एज फॉलोज। पर मंथ प्राइस जो था वो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होते थे, प्रिस्क्राइब्ड होते थे। किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। उस समय जो भी गवर्नमेंट था उनके थ्रू ये फिक्स होते थे। जैसे कि wheat 7 1.5 जितल, barley 4 जितल, rice 5 जितल, pulses 5 जितल and gram 5 जितल as well. नेक्स्ट, सेकंड जो था कि वी डोंट नो अबाउट अलाउद्दीन अराइव्ड एट दीज रेट्स, बट बोथ अमीर खुसरो एंड बर्नी टेल अस दैट नो राइज इन प्राइस वाज परमिटेड। मतलब अगर आप चाहो कि जो गुड्स के दाम है वो बढ़ा दोगे, तो वो परमिट ही नहीं था आपको। द परमानेंस ऑफ द प्राइस इन द ग्रेन मार्केट वॉज वंडर एट दैट एज, कि भाई परमानेंट है, सी। और ये वंडर की बात है, आश्चर्यचकित, कि आप बढ़ा ही नहीं सकते, परमिट ही नहीं था। Malik Kabul Ulugh Khani was made the controller of the mandi, popularly known as सुहाना मंडी। उनको दे के रखा था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कि वो कंट्रोल करेंगे मंडी, जिसका क्या नाम था, सुहाने मंडी। थर्ड, all Khalsa's town in Doab were ordered to pay kharaj in kind and would be deposited in the royal stores of the cities. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ऑफ ऑल द मोहल्लाज इन दिल्ली, दिल्ली में जो भी मोहल्लाज थे, हैड 2 और 3 हाउसेस, वहाँ पर उन्होंने 2 या 3 घर लेके रखे थे जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। एजेंट्स वेयर अपॉइंटेड फॉर द कलेक्शंस ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को कलेक्शंस करने के लिए एजेंट्स को एक मतलब अपॉइंट किए गए थे फ्रॉम द मर्चेंट्स, कि भाई आप मर्चेंट से जाओ और ग्रेन को कलेक्ट करो, वैसे एजेंट्स को सेट किया गया था।
इट वॉज डन ऑन वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और ये जो सेटअप किया गया था पूरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के साथ, यानी कि आप होर्डिंग ऑफ ग्रेन वॉज प्रोहिबिटेड एंड ऑल द ऑफिसर्स वेर रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट वुड प्रिवेंट सच प्रैक्टिस इन देयर एरिया। मतलब आप होर्ड नहीं कर सकते ग्रेन को, आप काला बाजारी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पर जो तैनात ऑफिसर है वो आप पर अच्छी खासी कार्रवाई करेगा। द डिफॉल्टर्स वेर सीवियरली पनिश्ड, और जो डिफॉल्टर्स रहेंगे, क्योंकि अभी बोला ना कि सीवियरली पनिश करेगा, तो जो भी ऐसे डिफॉल्टर्स पाए जाएंगे कि भाई ग्रेन्स को होल्ड कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको होल्ड करके, तो एंड द ग्रेन यूज्ड इन ट्रांजेक्शंस वाज कन्फिस्केटेड, ऐसा था। शहर आदिल जो क्लोथ मार्केट था, क्योंकि डिवाइड करा था तो हम लोग बारी बारी से सारे मार्केट को पढ़ रहे थे, तो अभी बारी है शेर आदिल यानी कि कपड़े बाजार। द शेर आदिल वॉज लाइक अ सुपर मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड आइटम। मैन्युफैक्चर्ड वी ऑल आर नोन कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है या फिर किसी का इकोनॉमी वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया एंड टर्शरी हो गया, एंड जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। तो दिस मार्केट वॉज ऑल्सो फॉर द आइटम्स परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड ओवरसीज इवन, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे वो आउटसाइड यानी कि ओवरसीज बाहर से भी थे, यानी कि फॉरेनर्स ऑल्सो। दिस मार्केट वॉज बिल्ट नियर द बड़ायू गेट एंड द कॉस्टली कमोडिटीज वेर सोल्ड फ्रॉम द स्ट्रांगली बिल्ट शॉप, और जो स्ट्रांगली बिल्ट शॉप थे वहां पर कॉस्टली आइटम को बेचा जाता था। The Sultan's ordinance proclaimed that all items ranging in price from 1 टाका to 10,000 टाका, जो सुल्तान था उनका जो ऑर्डिनेंस था वो ये था कि हर एक आइटम वो रेंज करेगा किसके अंडर, फ्रॉम 1 टाका से 10,000 टाका तक, शुड बी ब्रॉड टू शेर आदिल, यानी कि क्लोथ मार्केट में इतने अमाउंट यानी कि इतने रेंज में आने चाहिए, मस्ट बी सोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस। अगेन उन्होंने प्राइसेस को फिक्स्ड किया था कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, आप इससे कम नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर ऐसे फ्लक्चुएशंस आते तो उनका जो स्ट्रैटेजी था अपने आर्मीज़ को लो सैलरी भी दे, साथ में रिड्यूस भी करे, उनका उतना बड़ा आर्मी का भरण पोषण भी हो, क्लोथिंग भी हो, एवरीथिंग उनका लुक आफ्टर हो, तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। द आइटम सोल्ड इन द मार्केट वेयर क्लोथ्स एंड लग्जरी गुड्स, उस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कपड़े और लग्जरी आइटम्स बिकते थे। फॉर रनिंग दिस मार्केट स्मूथली द सुल्तान हैड फॉर्म्ड सर्टेन रूल्स, और इन मार्केट का जो स्मूथली रन था उसके लिए जो सुल्तान थे उन्होंने क्या करा था, यानी कि हमारे खिलजी साहब ने क्या करा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेटअप करे थे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, थोड़ा सा वो देखेंगे कि भाई आखिरकार इतना सक्सेसफुल हुए ही कैसे थे। तो जो पहला था वो था ऑल मर्चेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द दीवाने रियासत फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कि हर एक व्यापारी को रजिस्टर्ड होना होगा दीवाने रियासत में ताकि वो रेगुलेट कर पाए अपने ट्रेड को। सेकेंड, सब्सिडी वॉज गिवन टू मुल्तानी मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स जो मुल्तानी मर्चेंट्स थे उनको सब्सिडी दिया जा रहा था एज दे ब्रॉट कॉस्टली क्लोथ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़े ला रहे थे वो कॉस्टली थे और वो बाहर से ला रहे थे, तभी तो वो मैनेज कर पाएंगे कॉस्ट को जब हम उसे सब्सिडी देंगे। एंड सेल टू द कंज्यूमर एट लोअर रेट, यस, जब आप सब्सिडी दे दोगे तो उसका प्राइस उसको कॉस्टिंग कम पड़ेगा क्योंकि आपने उसका मदद कर दिया थोड़ा सा हेल्प करके। To prevent resale of these items at higher price outside Delhi by ordinance merchant, the system of subsidy was introduced, और तब भी ऐसा सब्सिडी वाला सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। अभी जैसे एलपीजी कितने सारे चीज़ों में हम लोग को सब्सिडी मिलता है, ये कब हो गया था, सब्सिडी कब का है। अलाउद्दीन गेव 20 लाख टेका टू अ ग्रुप ऑफ मुल्तानीज मर्चेंट, जो मुल्तान से आते थे जो व्यापारी उनको 20 लाख रुपए दिए थे, हु वेयर मेड द ऑफिसर्स ऑफ शेर आदिल। क्यों बनाए गए थे भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कॉस्टली क्लोथ्स थे, जो आइटम्स थे, लग्जरी आइटम्स थे, वो शेर आदिल में बिकते थे, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था भाई, उस समय लैंग्वेज में क्या बोला जाता था डोंट नो, लेकिन अभी के फिलहाल लैंग्वेज में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था वो यही मिला था कि जो मुल्तानी मर्चेंट्स थे कि आप अपने से लाओ, उनको अपने हिसाब से बनाओ और मार्केट में बेचो, लेकिन मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा जिससे ये होगा कि आपका कॉस्टिंग कम पड़ेगा और आप लो कॉस्ट में बेच सकोगे।
नेक्स्ट, द सेल वॉज कंट्रोल्ड बाई परमिट ऑफिसर नोन एज परवाना राय। जो सेलिंग था वो कौन कंट्रोल करता था, यानी कि परमिट ऑफिसर्स जो थे उनका नाम था परवाना राय। ही यूज टू इशू परमिट टू पीपल टू बाय क्लोथ्स। वो परमिशन देते थे कि यस पीपल क्या कर सकते हैं, क्लोथ्स को बाय कर सकते थे। अभी नेक्स्ट जो बचा था वो बचा है कि मार्केट ऑफ स्लेव्स और हॉर्सेस, यानी कि दास लोगों का मार्केट, घोड़ों का मार्केट। Apart from these two markets, there were markets where slaves and horses of different kinds were sold, जहाँ पर दास और घोड़े अलग अलग तरीके से सोल्ड होते थे। द रेगुलेशंस विच अलाउद्दीन मेड फॉर दिस मार्केट, इस मार्केट के लिए भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे थे। वो क्या थे, वॉज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स टू। और दो मार्केट से बिल्कुल भी कंप्लीटली अलग, क्योंकि यहाँ जो परचेज हो रहा है यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था वो किसमें हो रहा था, दास यानी कि लोग और हॉर्सेस के बीच में। द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज वेयर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। कमोडिटीज के प्राइस तो फिक्स्ड होते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ही ऑल्सो एलिमिनेटेड मिडल मैन, उन्होंने मिडल मैन को भी एलिमिनेट कर रखा था। And subjected the brokers to intense supervision and ensure periodically personal review by the king। और जो ब्रोकर्स थे उनको सुपरविजन का काम दे रखा था उन्होंने। ही वॉज वेरी क्लेवर, हाँ। In Alauddin army, people intending to join the cavalry had to appear at review with one or two horses and other equipments। जिनको भी उनके कैवलरी में ज्वाइन करना होता था उनको घोड़ों के साथ और अपने अदर इक्विपमेंट्स के साथ रिव्यू करते थे वो। इफ ही वॉज एलिजिबल ही वॉज पेड द प्राइस ऑफ द हॉर्स। अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो घोड़ों के दाम देंगे। बाय द आर्मी अंडर द गाइडेंस ऑफ द हॉर्स ब्रोकर। और किसके थ्रू देंगे, जो कि उस घोड़े का जो ब्रोकर होगा उसके थ्रू। ऑल्सो इफ द हॉर्स डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, अगर घोड़ा मर जाता है अपने सर्विस के काल में, द पर्सन वॉज पेड द प्राइस ऑफ न्यू हॉर्सेस। और उस बंदे को क्या मिलेगा, नए घोड़े का प्राइस। The prices varied from 100 to 120 टाकाज फॉर द फर्स्ट ग्रेड ऑफ हॉर्सेस। पहले ग्रेड का जो घोड़े का दाम था वो 100 से 120 टाका के बीच में था। जो दूसरे घोड़े का जो ग्रुप था वो 80 से 90 के बीच में रेंग रहा था। और जो सेकंड ग्रेड ऑफ हॉर्सेस था वो 60 से 70 टाकास के बीच में था, और मतलब थर्ड वाला। द इंडियन पॉनीज वेयर नॉट एक्सेप्टेड बाय द आर्मी। और जो इंडियन पॉनीज थे वो एक्सेप्टेड नहीं होते थे आर्मीज के थ्रू। देयर प्राइस वॉज फिक्स्ड एट 10 to 20 टाकास। और उनका भी प्राइस फिक्स था 10 to 20 टाकास के अंदर। ऑल दो ब्रोकर सिस्टम वॉज कर्व डाउन बट नॉट ऑल टुगेदर। भाई ब्रोकर सिस्टम को तो कर्व्ड किया गया था लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं था, एंडेड इट कम्प्लीटली। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते ना। Whereas the brokers were allowed to carry on with their business, that too at fixed price by the Sultan। यहाँ भी भाई उन्होंने फिक्स्ड प्राइस कर रखा था सुल्तान के द्वारा। द जनरल मार्केट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सिटी। और ये जो जनरल मार्केट था ये चारों तरफ फैला हुआ था सिटी में, सेलिंग वेजिटेबल, स्वीट्स, फिश एक्सेट्रा। दिस जनरल मार्केट वॉज अंडर दीवाने रियासत। जो दीवाने रियासत में जिसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता था ये सब उसके अंडर आता था। याकूब नाजर वॉज अपॉइंटेड एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस मार्केट। और उसको सुपरिटेंडेंट मार्केट याकूब नजर को अपॉइंट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कमोडिटीज प्राइसेस वेर ऑल्सो फिक्स फॉर स्लेव्स। दास के लिए भी प्राइसेस फिक्स थे। अ मेड सर्वेंट यानी कि फीमेल सर्वेंट कुड बी परचेस्ड फॉर 5 to 12 टाकाज। 5 और 12 के बीच में उनका रेंज था सर्वेंट का, फीमेल का। अ ब्यूटीफुल वुमन स्लेव, जो खूबसूरत जो दासी थी उनका जो रेट था वो 20 से लेकर 40 टाका के बीच में था। और जो मेल सर्वेंट्स थे उनका जो रेट था वो 10 से लेकर 50 टाकास। एंड द हैंडसम स्लेव्स यानी कि जो दास जो बहुत सुंदर देखने में थे, हैंडसम थे, उनका जो प्राइस था वो 20 से लेकर 30 टाकास था। तो भाई इतना कुछ उन्होंने किया तो इनका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा ना, कि क्या ही इम्पैक्ट पड़ा इतना कुछ जो उन्होंने किया। इतने मार्केट्स को तीन डिवीज़न में करा, स्लेव मार्केट्स, हॉर्स मार्केट, लग्जरी आइटम्स के मार्केट्स, ग्रेन मार्केट्स। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इन मार्केट का उसका भी लुक थोड़ा सा देख लेते हैं।
Impact of the market policy of Alauddin Khilji. The market reforms policy had different impact on the various groups. Obviously, जब आप different different groups को target किए हो और उनके जो division of market है वो अलग किए हो, तो उनका impact भी different different ही पड़ेगा. All the classes, the government was one who was benefited the most because it was successfully achieved its objective of maintaining a large standing army at unusually low salaries. जैसा कि मैंने बोला कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई मेरा इतना बड़ा आर्मी है और मैं उसका लुक आफ्टर बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कर्टेल कर दिया है सारे प्राइसेस कमोडिटीज़ का, सबका भरण पोषण हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन रेज सच अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने में बिल्कुल भी मतलब सक्सीड हो गए थे. वेदर एट होम और इन फॉरेन किंगडम, या तो घर पे या फिर फॉरेन किंगडम, उनके पास अच्छी खासी आर्मी थी ये सब स्ट्रैटेजी करके. द आर्मी ऑल्सो स्टूड विक्टोरियस, और उनकी जो आर्मी थी वो जीतने वाली थी. द मार्केट रेगुलेशंस ऑल्सो प्रूव टू बी अ सोर्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन फॉर द स्टेट. सी हमको मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स को पेमेंट करते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम जो सामान खरीदते हैं, जैसे कि लक्स सोप है, हमने लक्स सोप खरीदा, अब लक्स सोप का रेट है 10 रुपीज़, तो ये अमीर आदमी के लिए भी लक्स सोप का दाम 10 रुपीज़ है और जो पुअर पीपल है उनका भी लक्स सोप कितना पड़ेगा, 10 रुपीज़. इसका मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सबके लिए बराबर है. द मार्केट रेगुलेशंस ऑल्सो प्रूव द सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी हो गया उनको, ये भी मिल गया, रिड्यूस दाम पर चीज़ें भी मिल गई. Moreover, the government did profit on the grain purchased from the farmers. और जो गवर्नमेंट था उनको प्रॉफिट ग्रेन से हो रहा था जो कि वो फार्मर से परचेज कर रहे थे. एज द रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेज द ग्रेन, जिस रेट से गवर्नमेंट परचेज कर रहे थे ग्रेन को, वह मच लोअर देन ऑफिशियल कंट्रोल्ड रेट, जो कि बिल्कुल ही कम दाम पे था. यानी कि ऑफिशियल कंट्रोल्ड रेट के अगर कंपेयर किया जाए तो वो जो परचेज कर रहे थे फार्मर से वो बिल्कुल भी कम दाम का था, प्रिवलेंट इन दिल्ली. However, the army, the government servants and all other people who resided in Delhi were benefited the most. और इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था इन सारी चीज़ों का. तो ये था इम्पैक्ट जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ करी थी, बहुत सारी चीज़ें करी थी. अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी फेमस थे और आज के डेट में भी उनके बारे में पढ़ाया जाता है क्योंकि हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स आज के डेट में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं उनसे. हालांकि ये इंट्रोड्यूस उसी समय हो गया था और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे आप दिन रात मेहनत करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं. ये इन सब से ही तो सीखा जाता है. आखिर इतिहास है ही क्या कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. तो होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.